उनके बारे में तो कमेंट मुझसे मत करवाओ, क्योंकि अफसरवादिता होती है ना, वो नॉन परफॉर्मिंग कह दो, उनको अफसरवादी कह दो, निकम्मे कह दो, नाकारा कह दो, गद्दार कह दो, पीठ में छुरा भोंकने वाले कह दो, ये तमाम सब जो है भाई बहन है। नकारा, निकम्मा, ये शब्द प्रदेश की सियासत में नया नहीं है। आपको याद आया, ये शब्द फिर आया है। कहा उसी चेहरे ने जिसने पहले इनका इस्तेमाल किया था। बस अब निशाने पर कोई और है, या यूं कहूं कि हैं तो ज्यादा ठीक होगा। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। वैसे तो जो शब्द बोले गए हिंदी व्याकरण के हिसाब से एक वचन का शब्द है। पूर्व सीएम गहलोत ने इसका इस्तेमाल बहुवचन में किया है, मतलब वो चेहरे जो पार्टी को अलविदा कह बीजेपी में चले गए। उन्होंने अवसरवादी, गद्दार, पीठ में छुरा घोंपने वाले भी कहा। अब ये तो साफ है कि राजस्थान की सियासत के जादूगर कहे जाने वाले गहलोत का निशाना पार्टी के अंदर और बाहर के नेताओं दोनों पर रहा। लेकिन प्रश्न तो यह भी है कि आपको कब पता चला कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे? उन्हें प्रमुख पदों पर रख क्या आपने जनता से नाइंसाफी नहीं की? और उनका यह कहना कि ऐसे चेहरों के जाने की वजह से बीजेपी स्ट्रगल मोड में आ गई, कितना वजन रखता है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी मेरे साथ हैं और कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी मेरे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है समाचार प्लस पर। प्रतीक जी, आपसे शुरुआत करता हूं मैं। एक वचन शब्द का बहुवचन में इस्तेमाल हुआ है, इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो बात बिल्कुल सही है। जो पूर्व सीएम जिनको लग रहा था कि उनकी राजनीतिक विरासत खत्म हो रही है, प्रतीक भाई, राजनीति खत्म हो रही है, अब उनके पास में पूर्व सीएम, हाँ, पूर्व सीएम, बिल्कुल बिल्कुल पूर्व सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जो लोग गए हैं वो अवसरवादी हैं, और अवसरवादिता के चलते जब उनको लगा कि अब कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं रही और बीजेपी की सरकार आ गई है, अब कांग्रेस पार्टी अब उनको अगले 5 साल तक कोई मंत्री पद नहीं दे सकती है, तो उनको अवसरवादिता लगी और वो चले गए वहां पे। और राजनीति में आपने देखा है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि पार्टियों छोड़ करके लोग आते हैं और जाते हैं और परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर सकते किसी तरीके का संघर्ष, तो ज्यादा अच्छी बात है कि वो हमारी पार्टी छोड़ करके चले नहीं, पर ये ऐसा कुछ नहीं लगता कि प्रतीक भाई, ऐसा नहीं लगता कि ये थोड़ा ज्यादा हार्श उन्होंने बोला? मतलब जैसे गद्दार कह देना, ऐसा कि आपने गाना सुना है, जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, ये उस टाइप की फील क्यों दे रहा था? स्वप्निल भाई, अभी तो मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत कम बोला है। नरेंद्र मोदी जी की भाषा अगर आप सुनेंगे तो आपको शर्म आने लग जाएगी कि राजनीति में इस तरीके के लोग भी होते हैं। पर ठेस तो लगी है प्रतीक भाई, ठेस तो लगी है, तभी नकारा, निकम्मा कर लीजिए। नहीं, ठेस तो लगी है, नहीं तो नकारा, निकम्मा मुजरा कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी तो ये कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के स्तर की भाषा तो मुझे नहीं लगता किसी भी राजनीति की, ठीक है। नहीं, लेकिन क्या नहीं, 2 सेकंड कि क्या अशोक गहलोत को ज्यादा ठेस लगी और कांग्रेस को कम ठेस लगी है? क्योंकि ये वर्ड्स उनके। दूसरा ये कि अगर वो नकारा, निकम्मा थे तो उनको अहम पदों पर क्यों बैठाया हुआ था? नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूं, उन्होंने यहाँ पर जब हमारी पार्टी के अंदर रहे तब वो मंत्री रहे, और मंत्री बनने के बाद में उन्होंने यहाँ पर भी काम किया। अब उनको ऐसा लगा कि उनकी राजनीति कांग्रेस के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही, कांग्रेस पार्टी के लिए वो स्ट्रगल नहीं कर पा रहे हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट प्रतीक भाई, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन मतलब वो कह रहे हैं एसेट थे, नॉन परफॉर्मिंग थे, आपके साथ थे तभी तो नॉन परफॉर्मिंग रहे होंगे ना, नकारा रहे होंगे, निकम्मा रहे होंगे, अहम पदों पर बिठाया हुआ है, क्यों? नहीं, मैं अभी वही कह रहा हूं आपको कि अगर उनको लगातार अगर राजनीति की पदों पे बने रहने की चाहत थी, और इसीलिए तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कांग्रेस पार्टी के लिए हो गए, और इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहते हुए या तो चुनाव हार गए या फिर चुनाव नहीं लड़ पाए। और अब उनको ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी की क्योंकि सत्ता नहीं है, सरकार नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी उनको किसी मंत्री पद से नवाज नहीं सकती है, इसीलिए वो नहीं, पर मैं कह रहा हूँ नॉन परफॉर्मिंग को मंत्री पद से नवाजा क्यों गया था? नकारा, निकम्मा को मंत्री पद से नवाजा क्यों गया था? अभी तो मैंने बताया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फॉर पार्टी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फॉर पार्टी। जब उन्होंने जब तक सरकार में थे, सरकार के काम किए हैं सारे, लेकिन जब उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी की अब सरकार नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस पार्टी मतलब अशोक गहलोत जी लॉयल साइड ज्यादा रिएक्शन देना चाह रहे थे, ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन एक लॉयल पर्सन को तो वो पहले भी नकारा, निकम्मा कह चुके हैं, इसीलिए मैंने लिखा कि नकारा, निकम्मा रिटर्न्स मरुधरा की सियासत में। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। श्याम जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। क्या लगता है आपको इसमें? ये मैसेज तो अंदर वालों और बाहर वालों दोनों के लिए है।
देखिए प्रतीक जी को अभी भी लग रहा है कि मुख्यमंत्री हैं वो, और मुख्यमंत्री अब तो आपको कुछ देने वाले नहीं है। देखिए निकल, अब देखिएगा, मैं मान के चल रहा हूँ जिस प्रकार से पार्टी के लोग गए हैं, वो लोग अशोक गहलोत के नहीं है ना, वो तो किसके लोग हैं? देखिएगा, आप मान के चलिएगा कि देखिएगा, अगर पंडित सुरेश मिश्रा की बात करें, सुरेश मिश्रा तो इवेंट मैनेजमेंट वाले नेता हैं। वो ज्यादा कारगर किस तरह से थे, वो चुनाव लड़ने के लिए आए थे, लोकेंद्र कालवी के साथ आए थे और सोनिया गांधी से टिकट लेके आए थे लोकसभा, वो क्या विधानसभा का, वो जीत नहीं पाए। घनश्याम तिवारी ने हरा दिया भले ही। अब वो आज घनश्याम तिवारी भी वापस से चले गए कांग्रेस में आकर के, और वो उस पार्टी में पहुंच गए जहां पर कि घनश्याम तिवारी भी साथ में है। अब देखिए जिस प्रकार से उन्होंने प्रश्न किए हैं अशोक गहलोत से कि किस तरह से वो जो कह रहे थे कि वो रह के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह की कांग्रेस को बनाने का प्रयास किया, उनके पर सवाल उठते हैं कि आप तो मौका परस्त थे, जब आपको मौका मिलता है तो दिल्ली में रहते हो, दिल्ली से जब कुछ नहीं होता है तो राज्य की कमान संभाल करके सत्ता प्राप्त कर लेते हो। उनके पर आरोप उन्होंने खुल करके लगाए हैं जिस प्रकार। अब लालचंद कटारिया कौन व्यक्ति है, या राजेंद्र यादव कौन व्यक्ति है, आपको पता है? महेंद्रजीत सिंह मालवीय, ये सब क्यों? महेंद्रजीत मालवीय भी देखिएगा, महेंद्रजीत मालवीय तो बीजेपी में आकर के वो तो टिकट लेकर के वो, ये देखिएगा राहुल कसबा उसका जवाब हो गया कि राहुल कसबा को उन्होंने कब्जे में कर लिया। लेकिन देखिएगा जिस प्रकार की स्थितियां कांग्रेस की हो गई हैं, अमेठी का चुनाव होता है, अमेठी के चुनाव में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाते हैं, और वो भी देखिए अविनाश पांडे के चक्कर में चले जाते हैं कि अविनाश पांडे वहां के प्रभारी है। तो उन्होंने कहा भाई मेरे को कम से कम उस मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास तो करो, क्योंकि मैं तो मेरे बेटे के चुनाव के अंदर इतना व्यस्त हो गया कि बाकी जगह में कहीं जा नहीं पाया। तो अमेठी में लोगों को यहाँ से लेके भी गए, देखिए पैसा भी लेके गए, लोगों को लेके भी गए कि भाई चुनाव चलो, अपन रायबरेली और अमेठी को जिता कर आते हैं, और चुनाव में जैसे, और देखिए रायबरेली और अमेठी में चुनाव हो रहा है, यूपी का चुनाव की चर्चा हो रही है, राजस्थान की सचिन पायलट को लेकर के जो छींटाकशी जो कुछ होना चाहिए था वहां पे तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री करते आए हैं, और करना भी चाहिए। वो करने की उनको पता है कि मेरे को अब कि कमलनाथ ने अगर बुजुर्ग होकर के मध्य प्रदेश का शासन संभालने का काम किया, जिस प्रकार से कभी मुख्यमंत्री बनते, कभी प्रदेश अध्यक्ष बनते, और आज भी वो उस तरह से काबिज हैं। तो मुख्यमंत्री जी अब चाहते हैं कि भाई मैं देश का तो नहीं बनूं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजस्थान पर की कमान आश्चर्यजनक क्या है कि वो अपने बयान में आगे ये कहते हैं कि अब युवाओं को मौका मिलना चाहिए, युवाओं को आगे आना चाहिए और इन क्वालिटीज के साथ नहीं आना चाहिए। अब देखिए युवाओं को तो कितना वो लेके आए, कितना आगे बढ़ाने का काम किया। सचिन पायलट के साथ आपने देखा मेहनत 5 साल किसने की, और मलाई खाने का टाइम आया तो किसने खाई, आपको भी पता है सारी चीजें, वो चर्चा का विषय आज भी है। लेकिन अब बार बार कह रहे, देखिए अब फिर हो रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बने, सचिन पायलट बने, या गोविंद सिंह डोटासरा बने, या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने, या फिर डॉक्टर सीपी जोशी बने। आजकल तो प्रदेश अध्यक्ष बनना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि चुनाव, पंचायत के चुनाव आने, शहरी निकाय के चुनाव आने, ऐसी स्थिति में, और 2028 की नीतिगत निर्णय आज ही कर लो। हमने 2028 में क्योंकि सत्ता परिवर्तन होता है हमारे यहाँ, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, कह रहे हम तो आने वाले हैं, और आने वाले तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो हम कह रहे कि हम जब प्रधानमंत्री जी 75 साल के अधिक के बन सकते हैं, तो मुख्यमंत्री भी 75 साल के अधिक का बन सकता है राजस्थान का। तो सिनेरियो बिल्कुल अलग तरह का। अभी तो राजनीति में क्या कुछ हो सकता है, संभव ठीक है श्याम जी, मैं आता हूं आपके पास। सुरेश गर्ग जी को थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा इस डिबेट में शामिल होने के लिए। सुरेश गर्ग जी, आपको ज्यादा बुरा क्या लगा, सुबह जो अशोक गहलोत ने कहा, या आपसे कुछ देर पहले प्रतीक सिंह ने, मुख्यमंत्री गहलोत? देखिए मैं तो अशोक गहलोत जी अपने बेटे को भी जिता नहीं पा रहे जालोर से, तो वो अपनी खींच उतार, अभी नतीजा आया नहीं है। नहीं, अशोक गहलोत जी को खुद को पता है, खुद को पता है। देखो क्या है, अशोक गहलोत जी को खुद को पता है कि 2 बार वो चुनाव हरवा चुके हैं उसको। जब आप अपने बेटे को चुनाव जितवा नहीं पाते, तो खुद नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो कांग्रेस की खुद है। आप बता दीजिए इनके नेतृत्व में जब जब भी चुनाव लड़ा गया, जब तक कांग्रेस चुनाव हारी है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो ये है। और क्या कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट थी क्या इनकी? वो तो इनके दिग्गज नेता हुआ करते थे ना। क्या नॉन परफॉर्मिंग एसेट थी के इसलिए वो छोड़ के चले गए और उन्होंने पार्टी लिस्ट तो मैं भी गिना सकता हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमरिंदर सिंह। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो खुद अशोक गहलोत है, जो अपने बेटे का चुनाव जिता नहीं पाए, अपने नेतृत्व में 2 बार 3 बार नेतृत्व में चुनाव लड़े, हर बार। अगर आपके हिसाब से ये चेहरे सुपर परफॉर्मिंग एसेट्स थे,
तो फिर आप इनका विरोध क्यों करते थे जब ये कांग्रेस में थे? नहीं, विरोध देखिए, मैं तो एक चीज जानता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से कोई व्यक्ति आता है तो उसका सम्मान है। हमने हमारी विचारधारा कौन जानता है लालचंद कटारिया भाजपा की विचारधारा से आकर जुड़े हैं? तो या बता दीजिए हमने कौन सा उनको टिकट दे दिया? आपने कौन सा उनका रिटर्न एग्जाम लिया है? हमारी विचारधारा पाए आए शामिल है, ठीक है, आइए हमारे कौन सा रिटर्न एग्जाम लिया है? भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसके अकॉर्डिंग काम करिए। लेकिन आज गहलोत जी की स्थिति ये हो रही है, वो अपनी खींच उतार रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि मेरा अब राजस्थान में भी अस्तित्व खत्म हो गया और सेंट्रल वाले भी, इनके जो सेंट्रल के लीडर है वो भी नकारेंगे इनको। तो उससे पहले ही ऐलान कर बयान चालू कर दिए। पहले सचिन पायलट को भी आवारा नकारा बोला था, आवारा नहीं बोला था, नकारा निकम्मा बोला था। हाँ, तो वही चीज निकम्मा जो चीज बोली है वो पहले भी बोला था। तो ये इनके मुंह में ये चलते रहते हैं, ये अपनी खींच उतारने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मैं किसके ऊपर डालूं। आज राजस्थान के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें सचिन पायलट से उन चेहरों का आपकी पार्टी में कोई इस्तेमाल है या नहीं है? नहीं, हमारी पार्टी में तो सेवा करिए, पार्टी में तो अशोक गहलोत तो ये कह रहे हैं कि उनके आने से आप कमजोर हुए। 18 करोड़ हमारे अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि देखिए इस इलेक्शंस में आपको स्ट्रगल करते तो हम लोगों ने देखा है। अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि इन चेहरों के जाने की वजह से आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, तो क्या उस बात में वजन है? नहीं है। नहीं, वो तो रिजल्ट बता देगा कि क्या स्ट्रगल करना पड़ा। हम तो जीत रहे 25 की 25, तो स्ट्रगल कहां से करना पड़ा? अमित शाह को ये नहीं लगता। देखिए भारतीय जनता अमित शाह को ये नहीं लगता। अमित शाह कह रहे हैं कि 1-2 जा सकती है राजस्थान में। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो इन चीजों से कोई डरने वाली नहीं है, कुछ चीजें नहीं, लेकिन इनको खुद को अपने अस्तित्व में देखना चाहिए कि इनकी स्थिति क्या है। सुरेश भाई देखिए, जो 2 पलों के लिए आपको रोक रहा हूं मैं, 2 पलों के लिए आपको रोक रहा हूं। प्रतीक भाई, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आना चाहता हूं कि मेरे को आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। होता क्या है ना कि राजनीति में किसी की पार्टी में एंट्री हो तो उसका कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता है, उसका कोई इंटरव्यू नहीं होता है, उसे कोई जीडी राउंड से तो निकलना नहीं होता। लेकिन जब वो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होता है तो बैठकों में पता तो चलता होगा ना कि इसमें धोखेबाज वाले कुछ गुण नजर तो आ रहे हैं यार, ये आगे जाके धोखा दे सकता है। तो या तो कांग्रेस पार्टी इतनी भोली है और या फिर इतनी शाणी है कि किस कैटेगरी में रखें कांग्रेस को? स्वप्निल भाई, कांग्रेस पार्टी के लिए जब तक वो नेता काम करते रहे, जब तक उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी उनको कुछ भी दे सकती है, चाहे मंत्री बना सकती है, चाहे से और कुछ दे सकती है, जब तक वो कांग्रेस पार्टी में रहे। नहीं, पर राजे के टाइम में भी आपकी पार्टी में रहे, ऐसा नहीं है। इनमें से कई, क्या राजे के टाइम पे आपकी पार्टी में नहीं रहे? स्वप्निल भाई, मैं ये कह रहा हूँ कम से कम कांग्रेस पार्टी ऐसा तो नहीं बोलती है कि बोले कि एक आदर्श सोसाइटी घोटाला हो गया था और आप क्या अशोक चौहान को वोट देंगे क्या, और उसके बाद में अशोक चौहान को ला करके और उसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी वोट मांगे। उससे पहले बोलते हैं कि 72,000 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला कर दिया, एनसीपी नेचुरल करप्ट पार्टी है, फिर उसी को बुला करके और वित्त मंत्री बना दे। मुझे एक बात बताइए, ऐसे ना तो आरोप लगाती है, जब वसुंधरा राजे सीएम थी, लालचंद कटारिया तब भी आपसे जुड़े हुए थे। लालचंद कटारिया तो आपसे जुड़े हुए थे, ऐसा तो नहीं है कि वो ये तो लालचंद कटारिया जी किस मजबूरी में गए, ये तो लालचंद कटारिया जी बता सकते हैं। और लालचंद कटारिया जी को लेने के बाद में आप मुझे बता दीजिए कि कौन से मंच पर वो कब बीजेपी के लिए वोट मांगते थे। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपका ये तर्क वहीं पे खारिज हो जाता है कि आप ये बोलते हैं कि हमारी सत्ता नहीं रही, हम पद नहीं दे पाते, तो वो हमारे साथ क्यों रहते? वो अवसरवादी थे, तो वो तब भी जाते ना। बात सुनिए ना, आगे तो बात सुनिए। ये कह रहे थे अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और हार गए 2 बार 3 बार, जो भी कह रहे थे। तो इस बार क्या भजन लाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था क्या बीजेपी ने? भजन लाल जी को तो उनके सीट पे जाकर के अगर वो वोट मांग ले तो वहां बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। तो चुनाव हारना और जीतना तो उससे भी ज्यादा बदतर हुई है ना। पर किसी नए को तो चुना ना प्रतीक भाई, तो अशोक गहलोत किसी नए को तो चुना ना प्रतीक भाई, किसी नए को तो चुना ना। आपके यहाँ तो नए चुनने की हिम्मत ही नहीं दिखा पाते लोग। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, नए को नहीं चुना, बेकार को चुना है। जो यहाँ पर आप सोचिए हीट वेव चल रही है और मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आपदा, अरे भाई आपके मुख्यमंत्री इतने सारे सलाहकार लेकर घूम रहे थे, वोट मांग रहे हैं, ऐसे आपके मुख्यमंत्री इतने सारे सलाहकार लेकर घूम रहे थे। हो सकता है राजस्थान कॉम्प्लेक्स हो, थोड़े दिनों में इनके भी सलाहकार आ जाएंगे, इसमें दिक्कत क्या है? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री को चुना है जो यहाँ पे आपदा प्रबंधन देखने की जगह पंजाब में वोट मांग रहे हैं। राजस्थान में तो उनके नाम पे कोई वोट नहीं दे रहा, पंजाब में दे देंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। तो मुख्यमंत्री को यहाँ पर अगर बनाया है, नए को चुना है, तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और यहाँ पे जो आपदा चल रही है, हीट वेव चल रही है, लोग मर रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था की हालत देखिए, तो कम से कम उसको संभाले पहले। ना तो राजस्थान में उनके नाम पे कोई वोट देता है और ना पंजाब में देगा।
नहीं, वैसे तेलंगाना के भी सीएम को जगह जगह बुलाया गया, आप जानते हैं प्रतीक भाई, ऐसा तो नहीं है, वो भी तेलंगाना गर्मी में ही छोड़ के तेलंगाना घूम रहे के सीएम के नाम पे तो वोट मिले हैं तेलंगाना में, मैं कह रहा हूँ भजन लाल जी के नाम पे वोट हैं। मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये ठीक तो है, आपको भी अपने मन ठीक के है, अंदर पता है कि नहीं, भजन लाल लेकिन जी के ठीक नाम पे कितने है, वोट ठीक है, मिल सकते हैं। गर्ग साहब, ये क्या है, भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इन्होंने जिंदगी भर भ्रष्टाचारी किया है। चंदा इन लो, लोगों ने धंधा लो जिंदगी वाले भर लोग हमको भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, इन चंदा लोगों ले को लेके कोई फर्क नहीं धंधा पड़ता, दे ये रहे हैं। आवारा नहीं, नहीं, निकम्मा नहीं, बोलने वाले वाले लोग लोग ही हैं, हमको ये बता इस रहे हैं, तरह से बताइए। रहेंगे। ये कब तक क्योंकि भ्रष्टाचार हमेशा है? नॉन इतिहास का परफॉर्मिंग सबसे एसेट्स बड़ा रही है भ्रष्टाचार कांग्रेस किया है की। चंदा गर्ग भाई, एक नॉन परफॉर्मिंग प्रतिभा, एसेट्स को राहुल प्रतिभा, गांधी ने जो प्रतिभा, 20 बार प्रतिभा, लॉन्च कर दिया और वो बार बार हाँ, ठीक है। नीचे आ जाता है, गर्ग भाई, वो भी अरे नॉन चंदा, परफॉर्मिंग एसेट्स चंदा है आपकी आपको कांग्रेस की। पता है, हमारे लिए तो वो चीजें स्टार बनी हुई हैं, प्रचारक है, आने दो। आपके लिए तो सरकार नॉन वाले परफॉर्मिंग तो एसेट्स है। सबको पता जब लग भी जाएगा, वो सब जेल में राजस्थान में प्रचार करने क्यों नहीं आया राहुल गांधी? इसीलिए नहीं आया कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं, आए है। तो राहुल चंदा, कहाँ आया? चंदा लो जो वाले सेकंड लोग चुनाव में वहाँ, सेकंड फेज में नहीं, फर्स्ट फेज में तो आए थे, फर्स्ट फेज में आए थे, नहीं आएंगे वो। फर्स्ट फेज में तो आए थे। तो कहाँ है मैं सेकंड आपको फेज में क्या क्यों कह नहीं रहा आया? हूँ, जब उनको चंदा लग गया कि ये तो लो, नॉन धंधा लो परफॉर्मिंग वाले एसेट्स लोग है, जब राहुल गांधी को इनको लग गया कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है तो उसको मना कर दिया कि बोले नहीं जी आप नहीं आओगे यहाँ पे। तो ये इनकी स्थिति ये है, ये लोग वो है, ये वो लोग है। एक बात, इसलिए एक इनको एक कोई वो- एक एक बात है जो मैं पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, मैं कह रहा हूं ये कब तक भ्रष्टाचारी हैं? तभी तक जब तक कांग्रेस में है, या फिर उसके मैं बाद तो भी एक चीज भ्रष्टाचारी जानता हैं? हूं तो बता दीजिए आप। पिछले 56 साल नहीं, तक इन्होंने राज किया और गरीबी का नाम देते हैं, गरीबी मिटाने के अरे पता वो कर दो। नहीं, हमने तो नहीं, गरीबी नहीं, मिटाई है, आप ही तो 25 आरोप करोड़ लगा रहे लोगों को हैं, गरीबी रेखा से बाहर में उस नहीं पर- निकाला। उस पर मत जाइए, लेकिन मत इसमें जाइए। तो नेता ने खुद ने बोला कि 1 रुपया चल के 85 पैसे भ्रष्टाचार उस पर मत जाइए, उस पर मत जाइए। वही स्थिति है इनकी। आरोप 5 लगा साल रहे के राजस्थान के अंदर क्या दुर्गति करती है तो आपको भी पता नहीं, 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 कि गर्ग 5 भाई, साल गर्ग के भाई, राजस्थान गर्ग के भाई, अंदर देखिए क्या टेक्निकलिटी क्या है, कौन आरोप टेक्निकलिटी लगा क्या रहा है, आप ये कह रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल 25 पे कौन आरोप 2 लगा मिनट रहा प्रतीक भाई, 25 करोड़ गरीब लोगों को आप लोगों ने गरीबी रेखा से निकाला और 80 करोड़ आप बता रहे हैं कि साहब हमारे पास 80 करोड़ अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको हमें खाना देने की जरूरत नहीं, है। देखिए- इसको मिलाने पे ये आंकड़ा 105 करोड़ गरीबों नहीं, का होता नहीं, है। नहीं, आप फिर वही गलत कर रहे हो। हाँ। 80 करोड़ लोगों को अगर हम राशन दे रहे हैं तो उनके खर्चे को हम इनको कम कर कुछ रहे पता है हैं। नहीं। उनकी इनकम रेवेन्यू ठीक है। बढ़ाने के ठीक है। सोर्स एक सोर्स ऑफ इनकम हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर 25 लेकिन आप देखिए, आज देखिए- लेकिन लेकिन मैं वापस अपने देखिए, बेसिक सवाल पे आ रहा हूं, गर्ग भाई। मुझे ये बता दीजिए, आज 2 जो मिनट। आदमी साइकिल पे चलता ठीक था है, वो ठीक मोटरसाइकिल है। पे चल रहा है, जो मोटरसाइकिल पे चलता है वो गाड़ी पे चल रहा है, और जो गाड़ी छोटी गाड़ी पे अरे चल रहा है लोगों वो के गाड़ी पे पास चल रहा खाने के पैसे है। नहीं अगर है, आप बता रिपोर्ट दीजिए बता जयपुर के दीजिए। अंदर अगर आपको ट्रैफिक व्यवस्था के अंदर बहुत से लोग पैदल क्या लाइन नहीं, लगी नहीं, रहती? नहीं, ना नहीं, तो जाम तो अभी भी लगा हुआ है। पता है जाम तो अभी भी लगा हुआ है। 10 साल के अंदर नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बस एक सवाल ले लें, बस एक सवाल ले लें, मोदी जी ने बस कहा एक सवाल ले लें। गर्ग भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जैसे महेंद्र सिंह मालविया वो आपकी पार्टी ज्वाइन करने से पहले तक आपको भ्रष्टाचारी नजर आते थे, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि उनके अंदर जो भ्रष्टाचारी हैं वो सिर्फ तभी तक भ्रष्टाचारी हैं जब तक वो कांग्रेस में है या कुछ और? स्वप्निल जी, चाहे वो कांग्रेस में रहो चाहे भारतीय जनता पार्टी में, अगर वो भ्रष्टाचारी है, उसके भ्रष्टाचारी खिलाफ जांच चल रहेगा। रही है तो वो कंटिन्यू जांच रहेगी, वो जांच बंद नहीं होगी, कोर्ट संज्ञान लेगा। जो जांच भी भ्रष्टाचारी ठीक है। होगा हम उस भ्रष्टाचारी ठीक है। को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। इन लोगों की तरह नहीं है, ठीक है। ये भ्रष्टाचारी लोग ठीक है। हैं। श्याम सुंदर जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। श्याम सुंदर जी, बस 2 मिनट, ठीक है गर्ग भाई, आपको ठीक है। साथ ये है कि आप ठीक लोग है, भ्रष्टाचारी श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए कीवर्ड्स क्या क्या है। कुछ नहीं होगा प्रतीक भाई। मैं अवसरवादी शब्द को समझ सकता हूँ। अरे आप- अरे प्रतीक भाई रुकिए ना प्लीज, 2 मिनट रुकिए। भ्रष्टाचारी लोग चुप रहने में फायदा है। ठीक है प्रतीक हमारा भाई, निकम्मा लोग प्रतीक भाई हैं, वो रुक जाइए, चुप रहने रुक में जाइए, फायदा है। 2 मिनट गर्ग भाई प्लीज रुकिए ना। श्याम सुंदर जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अवसरवादी शब्द में बुराई नहीं है, गद्दार थोड़ा हार्श हो जाता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं यहां तक भी समझ सकता हूं कि पीठ में छुरा घोपा ये तो सदियों से बोला जा रहा है, बोला जाता रहेगा आगे भी। निबंधों में भी बच्चे लिखते हैं, इसलिए उसमें भी कोई बुराई नहीं है। नाकारा निकम्मा एक वचन का शब्द है, उसका बहुवचन में इस्तेमाल करना मुझे लगता है ये हिंदी व्याकरण के साथ छेड़छाड़ है। श्याम सुंदर शर्मा जी, आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए सुनील जी, जिस प्रकार के नेताओं में स्वार्थ का पूर्ति होती रहती है वह रहते हैं नेता। सबसे पहले देखिएगा महेंद्रजीत मालवीय गए हाँ। तो इन्होंने रिटर्न के रूप में राहुल कस्बा को लिया। ये तो प्रतीक जी मना कर दे अगर ऐसा नहीं हुआ तो देखिए दोनों तरफ आवाजाही तो बहुत तरीके से हुई है। सुरेश मिश्रा क्यों गए इनको भी पता है, और उसके अलावा राजेंद्र यादव तो देखिए पहले निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उसके बाद कांग्रेस में आए। आपको पता हो नहीं, पर क्या गुटबाजी सामने नहीं आ गई? आपके क्लोजिंग कमेंट में मैं ये बात चाहता हूं सुनना कि क्या इसमें आपको नहीं लगता कि इसमें ये समझ में आता है कि हाँ गुटबाजी है? इन कमेंट्स में समझ में आता है। देखिए निश्चित तौर पर अशोक गहलोत ने जो बातें कही है और अपने आप को अमेठी में जो बात कह के आए थे और फिर अभी जिस तरह की बातें कह रहे हैं कि कांग्रेस में के लोग जो नकारा थे, निकम्मे थे, वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी को नुकसान हुआ और अब उसका नुकसान का फायदा हमको लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अभी तो 4 जून के बाद
तय होगा स्वप्निल जी कि उनके जाने के बाद कांग्रेस को कितना किससे कहाँ फायदा मिला और कहाँ नुकसान हुआ। अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है, जो जयपुर ग्रामीण की बात होती है, या फिर अगर बात करें अलवर की बात होती है, या कुछ और जगहों की बात होती है जहां पर के कहते हैं कि उनके जाने से कुछ स्थितियां, या बांसवाड़ा की बात होती है, तो ये सब चीजें आज चूरू की बात होती है, तो ये सब चीजें आज तय नहीं होगी, ये 4 जून के बाद तय होगी। और अशोक गहलोत 4 जून से पहले उनके बेटे को, क्योंकि चुनाव हारना है, तो भूमिका निभाने में तैयार हो गए कि भाई मेरे ऊपर प्रहार नहीं हो तो मैं पहले कह दूं कि ये सब चीजें हुई। क्योंकि देखिए उन्होंने भी नहीं, तो फिर मेरा एक लास्ट सवाल तो प्रतीक भाई आपसे बनता है कि मान लीजिए अगर जालोर सीट चली गई तो क्या आप वहां के उम्मीदवार को एनपीए में डालेंगे? देखिए इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है। ठीक है, ठीक है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था इसलिए ये जवाब मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन 4 तारीख को ये जवाब एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर इस तरह की कंडीशन बनी तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये था प्रश्नकाल। नमस्कार।